नमस्कार दोस्तों। आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जिसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ अवेलेबल है ना, वो मैं दोनों फोल्डर में डलवा दे रहा हूँ। आपकी इच्छा, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो ये प्रिंट आउट साथ में प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये जो नोट्स है वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो हमारा नोट्स जैसा बना है उसको आप वही प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो नोट्स बना है वो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए, बाइलिंगुअल है। और जहाँ जहाँ पे जो मेन टर्मिनोलॉजीज आएंगी उनको मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन एकदम कोई चाहता है, कई लोग का डिमांड रहता नहीं सर इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश ही चाहिए, और ये ऐसा इंग्लिश रहता है जो आम भाषा में समझ नहीं आता, आमतौर पे समझ नहीं आता, इसलिए हम अपना नोट्स बनाते हैं। बट फिर भी ये मैं आपको पीडीएफ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कंप्लीट इंग्लिश में है, बेयर एक्ट है समझ लो, ये आपके काम आ जाएगा इनकेस अगर आप इसी से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक, फिलहाल मैं नोट्स में आऊँगा और नोट्स के बाद इसमें फिर से आ जाऊँगा। बाकी आप एक काम ये करेंगे कि उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूँ, और उसी से ही पढ़ेंगे। ठीक तो चलिए, पूरा एज इट इज़ बेयर एक्ट को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। ये अधिनियम, ध्यान से सुनना, अब कहानी चालू हो रही है। एक्ट का नाम पढ़ो पहले, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर आप एक्ट को ही पढ़ेंगे ना, उसी से इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे किसकी बात कर रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं, आयोग की बात कर रहे हैं। एक आयोग की बात की जा रही है, किस चीज के लिए आयोग, बालक अधिकार के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए, यानी कि बालकों का जो अधिकार है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इसी से रिलेटेड एक्ट है, जो एक्ट है किसका, 2005 का। एक्ट कौन सा है, 2005 का। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ये नंबर याद कर लेंगे, 4 5 6 7 लाइन से आप ये नंबर याद करेंगे। बोले सर ये क्या है 4 5 6 7, तो ध्यान रखना ये अधिनियम संख्यांक 4 है, यानी कि 2005 का एक्ट जरूर है, लेकिन ये 2006 में लागू हुआ। और लागू होने वाला 2006 का लागू होने वाला ये कौन से नंबर का एक्ट था, चौथे नंबर का एक्ट था। तो 4 आप ये याद रख लेंगे, 5 से 2005 आप याद रखेंगे। ये जो एक्ट का नाम है वो कौन सा है, 2005 है। 6 से क्या याद रखेंगे, ये लागू कब हुआ पूछने से 2006 में लागू हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उसी दिन से लागू हुआ, 20 जनवरी 2006 से ये लागू हुआ है। और 7 क्या याद रखेंगे, इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इस एक्ट में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 37 सेक्शंस है, यानी कि धारा हैं। 7 अध्याय है और 37 धारा है। 7 अध्याय है और कुल 37 धारा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, तो इतनी सी बात आपको याद रखना पड़ेगा। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, और ये 2006 का अधिनियम संख्यांक 4 है। ठीक है, इसमें मैंने बताया टोटल कुल अध्याय कितने हैं, 7 है, कुल धारा कितने हैं, 37 हैं। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो ये 20 जनवरी 2006 को हुआ है। और ये भी सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय गणराज्य का यानी कि रिपब्लिक भारत का कौन से वर्ष में, तो 56th ईयर में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 56वां 57वां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो 26 जनवरी आने से पहले ही 20 जनवरी 2006 को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया, इसलिए वो 56th ईयर है। अगर मैं 1950 से गिनना चालू करूं तो ये 2006 56th नंबर का आता है। समझ आ रही बात। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि सर इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है, इस एक्ट का लाने का उद्देश्य क्या है, तो एक तो एक्ट के नाम में ही क्लियर है क्या है, बालक का संरक्षण, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, आके ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो जो बालक के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए ही ये एक कमीशन बनाया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये एक्ट है। वो तो समझ गए है ना। अब देखो और दो उद्देश्य समझना, बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना करना है, गठन करना, और बालक न्यायालय की स्थापना करना। मतलब अगर इसके मोटो को, ये एम को 2 भाग में बांटूं तो एक आयोग बनाना, आयोग यानी कि कमीशन बनाना, और एक चाइल्ड कोर्ट, बालक न्यायालय बनाना। न्यायालय पूरा लिख लेना, न्यायालय। ठीक है, अब देखो आयोग 2 स्तर पर रहेगा, नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय, और दूसरा आपका स्टेट लेवल पर आयोग रहेगा। और न्यायालय कैसा वाला रहेगा, बालक वाला यानी कि चाइल्ड कोर्ट। तो इसके 2 ही उद्देश्य, 2 मोटो हैं, बालक के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य
आयोगों का गठन करना यानी कि स्टेट कमीशन का, बालकों के अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए बालक न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो वो दो उद्देश्य है, की जाती है या इस की जाएगी, ये बोल सकते हो। अधिनियम को बनाने से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, लेकिन इस पर मैं लास्ट में आऊंगा। मैं आपको अभी फिलहाल एक्ट पढ़ा देता हूं। ठीक, तो जितने अध्याय हैं और जितनी धाराएं हैं, ये देखो अध्याय और पूरे एक्ट्स हैं। यही सारी चीज आपको इंग्लिश मीडियम में वाले में भी देखने को मिलेंगी। मैं काम करता हूं आपको लाइन से फिलहाल एक्ट याद कराता हूं। ठीक, हिंदी इंग्लिश मिक्स करा रहा हूं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं जी? टोटल 7 चैप्टर हैं। तो चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1, चैप्टर 1 अध्याय 1 प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी। इसमें धारा कहां से कहां तक है? सेक्शन 1 से लेकर 2 मात्र। ठीक है, तो चैप्टर 1 में धारा 1 से लेकर 2 तक है। धारा 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 क्या कहता है? इसमें हमेशा ज्यादातर 99% केस में हर अधिनियम में, हर एक्ट में क्या रहेगा? नाम रहेगा, यानी कि शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम रहेगा। ठीक, लागू कब होगा ये दिया रहता है, और विस्तार कब होगा। पहले धारा में यही है, नाम, लागू, विस्तार। क्या नाम होगा इस एक्ट का, इस अधिनियम का, कब लागू होगा, कहां कहां विस्तार रहेगा, यानी कि कहां कहां लागू होगा। ठीक, और आपको मालूम है धारा 2 में परिभाषाएं रहती हैं, डेफिनेशंस रहती हैं। क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन? देखो, अब इस एक्ट में कहीं आगे चल के शब्द आएगा आयोग, कहीं पे भी शब्द आया आयोग, कहीं पे शब्द आया बालक अधिकार, कहीं पे शब्द आया चेयरमैन या चेयरपर्सन, अध्यक्ष। इसका क्या मतलब होगा? तो इन शब्दों का क्या मतलब होगा वो धारा 2 में यानी कि सेक्शन 2 में डिफाइंड है। ठीक, तो चैप्टर 1 प्रारंभिक प्रिलिमिनरी है, और उसमें 2 ही धाराएं। धारा 1 जो नाम पता गांव बताता है, नाम पता विस्तार, और दूसरा धारा 2 प्रारंभिक की बात करता, मतलब परिभाषा की बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है। क्या क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो चैप्टर 1 में ये क्लियर है, ये ज्यादातर एक्ट में यही रहता है। अब चैप्टर 2 अध्याय 2 किसकी बात करता है? आयोग के गठन की बात करता है। आयोग के गठन यानी कि राष्ट्रीय आयोग की गठन, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। आयोग का गठन, कौन सा आयोग? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण आयोग रहेगा उसकी बात करता है, आयोग के गठन की बात करता है। ठीक, तो इसमें कहां से कहां तक का धारा है अगर पूछा जाए, सेक्शंस कहां से कहां तक के हैं? तो 3 से लेकर 12 तक है। कहां से कहां? 3 से लेकर 12 तक है। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 यही आयोग के गठन की बात करता है, आयोग के गठन की बात करता है। ठीक, अब इसको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। धारा 4, अब भैया इसको याद कर लेना, पहले में नाम है, दूसरे में परिभाषा है, ये तो हर जगह कॉमन रहता है, इतना तो आप एक्ट पढ़ पढ़ के याद ही कर डालेंगे, कंटेस्ट हो गया होगा। धारा 3 से याद करते चलना। धारा 3 में क्या है? आयोग का गठन। आयोग, कमीशन एक बॉडी है, एक संस्था है। अब उस संस्था में भैया कोई अध्यक्ष रहेगा, कोई टीम है तो उस टीम का कैप्टन रहेगा, उस टीम में कोई मेंबर रहेंगे, प्लेयर रहेंगे। बस वैसे ही आयोग का गठन हो जाएगा तो आयोग के अंदर अध्यक्ष नहीं होंगे, होंगे, और कोई दूसरे मेंबर नहीं होंगे, सदस्य नहीं होंगे। तो धारा 4 किसकी बात करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। क्लियर? अब देखो, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये तो हो गया, ये आयोग के ही अध्यक्ष, आयोग के सदस्य की नियुक्ति की बात कर रहा है। धारा 5 की मैं बात करूं तो भैया इनका नियुक्ति हो गया, तो कितने समय के लिए नियुक्त रहेंगे? क्या इनका टेन्योर रहेगा? क्या कार्यकाल रहेगा? क्या सेवा शर्तें रहेंगी? तो याद रखना, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि यानी कि टेन्योर और सेवा शर्तें, जो कंडीशंस रहते हैं ना कि भैया आप जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट को ले रहे हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, धारा 5 में ये कितना याद रखना आसान है। देखो, आसान है याद करना। धारा 3 आयोग का गठन, उस आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति करेंगे तो कितने समय के लिए करेंगे? क्या सेवा शर्तें रहेंगी? ये धारा 5 में बता दी है। अब ये बताओ, नियुक्त करते समय
पदावधि तो देख लिए कितने साल के रहेंगे, क्या सेवा शर्त रहेंगी। फिर इन लोग भी बोलेंगे ना कि भैया हमारे सैलरी वगैरह के बारे में भी तो बताओ। तो अध्यक्ष सदस्यों की सैलरी यानी कि हम इसको हिंदी में क्या बोले, वेतन, वेतन और भत्ते की बात की जाती है। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते की बात की गई है, अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन और भत्ते की बात की गई है। फिर धारा 7 में, यह भी याद करना आसान है, लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं। आयोग का गठन धारा 3। फिर धारा 4 में क्या है, उस आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति। धारा 5 में नियुक्त की गई कितने समय के लिए, तो पदावधि और सेवा शर्तें। फिर धारा 6 में, अरे भैया सैलरी भी बता दो, तो अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते की बात की गई है। धारा 7 में क्या है, तो धारा 7 में पद का खाली हो जाना है, हटाया जाना है, पद से हटाया जाना, इन्हीं लोगों को किससे, पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, रिमूवल, रिमूवल है ना, हटाया जाना। धारा 8 क्या कहता है, धारा 8 कहता है पद का रिक्त हो जाना, ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं मैं, पद का रिक्त हो जाना धारा 8 है। ये देखो ना, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। आयोग का गठन धारा 3, धारा 4 में उस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो उसी आयोग के रहेंगे। फिर नियुक्त कर लिए तो धारा 5 में क्या रहेगा, पदावधि रहेगा, टेन्योर रहेगा, उनके कंडीशंस रहेंगे अपॉइंटमेंट के। फिर धारा 6 में क्या रहेगा, सैलरी, वेतन भत्ते रहेंगे, सैलरी एंड अलायंसेस रहेंगे। धारा 7 में हो गया भैया तुम्हारा सैलरी अगर मिल गया, अब जाओ, पदों से हटाया जाना, धारा 7 में है। धारा 8 क्या कहता है, पद का रिक्त होना, धारा 8 की इसकी बात करता है, पदों का रिक्त होना, ठीक है। फिर धारा 9, अच्छा मैं धारा 8 धारा 9 भी, 9 को भी मैं बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, उसमें दिखा दूंगा। धारा 9 में क्या है, कोई भी अगर जैसे अध्यक्ष नहीं है तो आयोग के बाकी सदस्य काम कर रहे हैं, उनके काम ना वैलिड रहेंगे, वैलिड माना जाएगा। एक कोई अध्यक्ष या मेंबर नहीं है, बाकी लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो उनके काम को इनवैलिड नहीं मानेंगे। जितने भी कार्रवाइयां होंगी उनका अविधि मान्यकरण नहीं होगा, मतलब वो मान्य रहेगा, ये धारा 9 बताया है। धारा 10 में कारोबार का मतलब उनके काम धाम कैसे होंगे, काम काज का संचालन के बारे में धारा 10 में बताया गया है। धारा 11 बाकी अधिकारी आयोग के बाकी अधिकारी कर्मचारियों की बात की गई है। धारा 12 भी सैलरी अलाउंसेस की बात करते हैं कि वो अनुदान से दिए जाएंगे, ग्रांट से पे किए जाएंगे, उसी से संदाय होंगे, ये धारा 12 है। लेकिन अभी हम लोग इतने धारा को पढ़ लेते हैं। देखो रूल में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये सब है। तो देखो मैं लाइन से ना यहीं पे एक्सप्लेन करते चलता हूँ। शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन, चलो ठीक है आगे ही कर देंगे जी। बोले सर इसको बीच को छुड़वा दिए क्या, हाँ इसको मैं इसलिए छुड़ाऊँ, इसको बाद में बताऊंगा, पहले एक्ट में बता देता हूँ। एक्ट में जितने सेक्शंस हैं, एक क्लास और लगेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ यानी कि कब लागू हुआ। दूसरे में डेफिनेशंस हैं। अध्याय 2 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की बात की जा रही है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये अध्याय है। और इसी से ही सेक्शंस का भी नाम है रूल 3, रूल 3 या सेक्शन 3 आप बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। धारा 4 किसकी बात करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। धारा 5 क्या कहता है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। धारा 6 अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात करता है। धारा 7 पद से हटाए जाने की बात करता है। धारा 8 अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किए जाना, है ना, पद रिक्त हो जाना। धारा 9 में ये सब मैंने बता दिया, इसको आप एक बार देखेंगे। ये लाइन से सेक्शंस है, मैं सेक्शंस पहले इसलिए दिखा दिया ताकि आप उसको याद कर लें। अब हम मेन एक एक धारा को पकड़ते हैं और याद करते चलते हैं। धारा 1 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2009। नाम क्या रहेगा, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2009। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। एक्सटेंड कहां तक रहेगा, टू द होल ऑफ इंडिया, टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होगा। सर पौंडीचेरी में नहीं, पौंडीचेरी वाला विवाह अधिनियम में पढ़ा था, इसमें नहीं है, पूरे भारत में लागू होगा। सर जम्मू कश्मीर, अरे जम्मू कश्मीर वाला जब से 370 हटाया तब से हट गया है, तो ये संपूर्ण भारत में होगा। ठीक, कमेंसमेंट कब लागू होगा भैया, 20 जनवरी 2006 से, जहां से ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, गैजेट में आया था। क्लियर। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन पर मैं फिर बाद में आऊंगा, बोलूंगा डेफिनेशन पे बाद में आऊंगा।
लास्ट में बता देंगे। जो मेन एक्ट है ना उसकी बात करते हैं। अब आता है धारा 3, एकदम वीवीएमपी एक्ट है, वीवीएमपी एक्ट है, ठीक है। अभी देखो, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग बनेगा। कौन बनाएगा इसको? केंद्र सरकार बनाएगा। सेंट्रल लेवल पे रहेगा तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार रहेगा, ठीक। तो ये बन गया आयोग। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में जब भी आयोग बोलूं तो इसी की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय बालक संरक्षण बालक अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग की बात कर रहा हूं, यानी कि कमीशन की बात कर रहा हूं। अब इस कमीशन में याद रखें कितने मेंबर होंगे? 1+6, यानी कि टोटल 7 मेंबर्स होंगे, 7 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा? अध्यक्ष। अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन या चेयरमैन, चेयरपर्सन बोलना, ठीक है, अध्यक्ष। बोले सर क्या अध्यक्ष को मैं मेंबर बोल सकता हूं? जी बिल्कुल, अध्यक्ष भी मेंबर की तरह है, अध्यक्ष को भी सदस्य है, ठीक है, याद रहेगा। तो टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिसमें एक अध्यक्ष है, 1+6। ये जो 6 मेंबर है ना, इसमें 2 कंपलसरी फीमेल हैं, यानी कि महिला रहेंगी। 2 कंपलसरी कौन रहेंगी? फीमेल रहेंगी। इतनी सी बात याद रहेगी। उसके बाद ये जो अध्यक्ष है ना, ये जो अध्यक्ष है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो इसके लिए 2 ही क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन ये कि वो एमिनेंट पर्सन हो। एमिनेंट मतलब एकदम जानकार हो, प्रसिद्ध हो, अच्छा व्यक्ति हो, एमिनेंट पर्सन। और दूसरा ये है कि बालक के कल्याण के लिए, यानी कि फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन कुछ काम किया हो गया, बालक कल्याण के लिए काम किया हो, है ना। ही शुड हैव वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये 2 है। बाकी बोले सर ये सदस्यों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उनके लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, 5-6 पॉइंट्स बताए हुए हैं। सब में इर्द गिर्द घूम कर किस में आएंगे कि बालक के लिए, बालक के लिए, बालक के लिए, बालक के लिए कुछ काम किया हो गया हो, बालक के हितों के संरक्षण किया गया हो, बालकों के साथ कुछ अन्याय हो रहा हो तो उसमें उसका बचाव किया हो। पूरे बालक बालक के इर्द गिर्द ही घूमेंगे तो उसको पढ़ सकते हो। तो यही देखो, आयोग निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा। कुल 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। सभी की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा। अध्यक्ष के लिए योग्यता, विख्यात व्यक्ति हो, बालक के कल्याण के संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6 अन्य सदस्यों की योग्यता, 6 अन्य सदस्य में 2 महिला का होना कंपलसरी है। और वो क्या क्वालिफिकेशन है? देखो, बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में, कुल मिला के पूरे बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगा। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया हो, बाल स्वास्थ्य देख रेख कल्याण या बाल विकास कार्य किया हो, किशोर न्याय या उपेक्षित या तिरस्कृत बालकों या निःशक्त बालिकों की देख रेख किया हो, बालक श्रम या बालकों के कष्टों का आहरण किया हो, मतलब उनके परेशानियों को दूर किया हो, बालक मानव विज्ञान समाज शास्त्र से जुड़ा हो, बालकों से संबंधित विधियां उनको जानकारी हो, ये सब क्वालिफिकेशन होगा। इतनी सी बात क्लियर है। चलो अब मैं धारा 4 में आता हूं। धारा 4 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो याद रखना क्या बोल रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष। धारा 4 आयोग में अध्यक्ष और सदस्य होंगे ना, उसकी नियुक्ति की बात करता है। किसकी किसकी? अध्यक्ष और सदस्यों की। याद है 1+6 करके हम लोग पढ़े थे। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन देखो, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार डायरेक्ट कर लेगा, लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार सिफारिश पर करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। एक सिलेक्शन कमेटी रहेगी, चयन समिति की सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करेगा। बोले सर ये चयन समिति क्या है? चयन समिति ये अध्यक्ष को चुनने के लिए एक टीम बनाई जाती है। उसमें कितने मेंबर होते हैं? उसमें मेंबर होते हैं टोटल 3, 1+2। बोले सर एक कौन है? एक कंपलसरी पदेन सदस्य है, यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर पदेन सदस्य, जो कि कौन होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा, ठीक है, या होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा, ये मंत्री होगा। किससे संबंधित? महिला एवं बाल विकास संबंधी मंत्री होगा। और 2 जो बाकी हैं उनको डायरेक्ट कौन रिक्रूट करेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नियुक्त करेगा। इन लोग जो भी सिफारिश करेंगे वो, ये देखो कुल मिला के जो केंद्र सरकार जिनको बनाना चाहता है ना वही बनते हैं। क्यों? ये 2 आदमी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही अपॉइंटेड है, तो उन लोग केंद्र सरकार द्वारा जो सुझाव नाम रहता है ना उसी को देते हैं। बोले सर ये मंत्री, अरे ये मंत्री भी तो केंद्र सरकार का आदमी है।
कुल मिला के जो चाहते हैं वही बन जाता है, 1+2 फॉर्मेलिटी टाइप का है, ठीक है। तो 1+2 है, ये सिफारिश करती है, फिर उसी को केंद्र सरकार नियुक्त करती है। यही बात यहाँ पे धारा 4 में बताया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 3 सदस्यों की चयन समिति बनता है। चयन समिति में एक पदेन सदस्य होगा, जो कौन होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री होगा। अन्य 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, है ना। चयन समिति द्वारा अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजेंगे, जिसे केंद्र सरकार अध्यक्ष नियुक्त करेगा। क्लियर, ठीक है। चलो एक बार मैं इंग्लिश मीडियम में भी आके बता दूंगा, बस एक बार के लिए बता दूंगा ना, फिर बाकी आप पीडीएफ से देख लेंगे। उस पीडीएफ को सामने रखें और मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको देखते चलें। बोले सर दोनों काहे इंक्लूड नहीं किए? ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल है। टाइटल अगर बता दिया फिर एक्सप्लेनेशन तो दोनों लैंग्वेज में दे ही देता हूँ मैं, मेन टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में यूज कर ही देता हूँ। दोनों इंक्लूड करने से दोनों बच्चों को नुकसान है, फायदा बहुत कम है। वो इतना लंबा चौड़ा नोट्स बन जाएगा क्या मतलब, तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्रिंट करा लें जी। अध्यक्ष और प्रत्येक, देखो धारा 5 कहता है अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। तो कंडीशंस तो देखो, कंडीशंस वगैरह वो अपॉइंटमेंट के समय क्या क्या कंडीशन है वो कुछ जाने की जरूरत नहीं है। पदावधि यानी कि जो टेन्योर है, यानी कि टर्म्स ऑफ ऑफिस है, कितने समय साल तक काम करेंगे उसके लिए है। तो किसके लिए? अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। तो अध्यक्ष के लिए मैं पद बता दूं 3 साल या 65 वर्ष, विच एवर इज अर्लियर। सदस्यों के लिए 3 साल या 60 साल, विच एवर इज अर्लियर। बोले सर ये क्या बोल दिए? ये है कि अध्यक्ष, जैसे अध्यक्ष की उम्र मात्र 50 साल है, तो अब इसको अपॉइंट किए तो ये 3 साल तक बस काम करेगा, 53 साल, ठीक है, 3 साल पूरा काम करेगा। लेकिन अध्यक्ष को मैं 63 साल में अपॉइंट कर रहा हूं, मतलब अध्यक्ष 63 साल, उसका साल कितना उम्र कितना चल रहा है, 63, तो यहां से +3 करके 66 तक काम नहीं करेगा। 66 से पहले क्या आ गया, 65, तो 65 साल तक रहेगा। ठीक वैसे ही सदस्यों का भी कार्यकाल रहता है। तो बस ये बात दी गई है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 या 65 और सदस्यों का कार्यकाल 3 या 60। ये 3 साल का कार्यकाल है, ये 60 और 65 जो है ना, ये उम्र है, उनका खुद का उम्र है। इतनी सी बस समझ आई। अब मन में आपके सवाल आएगा, जैसे सर एक जनमान, चलो मैं एक बार अध्यक्ष बन गया, क्या मैं दोबारा बन सकता हूं, दोबारा रीअपॉइंट हो सकता हूं? जी बिल्कुल, रीअपॉइंट किया जा सकता है। कोई भी सदस्य अध्यक्ष के लिए बिल्कुल रीअपॉइंट किया जा सकता है। जैसे हम लोग विवाह वाले में पढ़े थे ना, बाल विवाह वाले में, ठीक वैसे ही रीअपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन हर बार सर, बार बार क्या नहीं, 2 बार से ज्यादा फिर तीसरी बार रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इस बात को आप याद रखना। क्लियर, तो इसमें शामिल है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, सर इन लोग क्या रिजाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इन लोग की मर्जी, भाई कोई जबरन थोड़ी ना। तो रेजिग्नेशन दिया जा सकता है, रिजाइन किया जा सकता है। देखो इसको नियुक्त करने वाला कौन है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? अपना केंद्र सरकार को देंगे। ध्यान रखना कहीं भी ऐसा लिखा रहे कि इनके सदस्य अध्यक्ष को देंगे और अध्यक्ष केंद्र सरकार को देंगे, गलत। अध्यक्ष भी केंद्र सरकार को देंगे, सदस्य भी केंद्र सरकार को देंगे, ठीक है। धारा 6, अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। तो देखो ये इनका सैलरी क्या होगा, सैलरी एंड अलाउंस क्या होगा, वही होगा जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। और इनके काम करने के समय सैलरी एंड अलाउंस विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर शुड बी नो हार्मफुल चेंजेस। कोई भी हानिकारक परिवर्तन उनके सैलरी में नहीं होगा, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक। धारा 7, पद से हटाया जाना, रिवॉल्व फ्रॉम ऑफिस। तो भैया कब कब पद से हटा सकते हैं, इनके बारे में अभी बात कर लेते हैं। इतने हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी मैं कूद जाता हूं ताकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी थोड़ा तसल्ली मिल जाए। देखो जो ये एक्ट लिखा है ना, उसी को आसान भाषा में समझा रहा हूं और कुछ नहीं। द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक है, पहला और दूसरा धारा है इसमें, हाँ कि ना। चैप्टर 2 में द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये सारे एक्ट्स लाइन से लिख दिए गए हैं। अब आगे क्या है ये बताता हूँ। ये एक्ट नंबर 4 ऑफ 2006, 2006 साल का 4th नंबर का एक्ट है, ये भी मैंने बता दिया। 20 जनवरी 2006 को ये ऑफिशियल गजट में प्रकाशित हुआ था, बोलना समझ लो, है ना। और ये थोड़ा सा शुरुआत की कहानी है जिसको मैं अभी छोड़ के रखा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन को भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब ये देखो प्रारंभिक पहला धारा क्या है, पहला सेक्शन क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, 3 स्टार मार्क दिए, नीचे नोट्स लिखा होगा कि जम्मू कश्मीर हट जाएगा।
इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी कि ऑफिशियल गैजेट जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ ना उस डेट को ये लागू हो जाएगा जी। बस वही तो लिखा हुआ है, ये देखो 5 फरवरी 2007 वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 5th सेंचुरी गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 6। ये देखो पहला वाला द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ओमिटेड बाय एक्ट 34 ये हट गया है ना। और ये कब से लागू होगा, कब से लागू हो वाला क्या बोल रहा है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। आप उसी को याद रखना, ठीक है, ये 20 जनवरी 2006 को आप याद रखेंगे, क्लियर, वहीं से लगो। उसके बाद डेफिनेशंस को तो मैं बोला बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा देखो, तीसरा धारा जो कि चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू एक्सरसाइज द पावर्स conferred on and to perform the function assigned to it under this act। ठीक है, तो कौन करेगा बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसमें कौन कौन से लोग होंगे, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर, कौन कौन होंगे, दो टाइप के ही मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष और बाकी 6 मेंबर रहेंगे, ठीक है। और ये कौन होगा, हु इज अ पर्सन ऑफ एमिनेंस, यानी कि दो क्वालिटी, पहला एमिनेंस, पर्सन ऑफ एमिनेंस यानी कि एमिनेंट पर्सन हो, यानी कि विख्यात हो, फेमस हो, एंड हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यही तो मैंने वहां पे बताया। बाकी 6 मेंबर के लिए क्या, वो किस किस काम में माहिर हो या एक्सपीरियंस हो, एजुकेशन में, चाइल्ड हेल्थ केयर में, जुवेनाइल जस्टिस और केयर ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, ऐसा सब पॉइंट है, 6 पॉइंट, ठीक। इसी धारा 3 में एक बात और याद रख लेना, द ऑफिस ऑफ द कमीशन शैल बी एट दिल्ली, दिल्ली में होगा, जो उसका कार्यालय होगा कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, ठीक। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, ये देखो अध्यक्ष का और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर, 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी, जो चयन समिति है, कौन फॉर्म करता है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द इंचार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्चर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, उसके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाता है सिलेक्शन कमेटी, इसको भी पढ़ चुके हैं। लेकिन देखो इस सब एक्ट को ना एक बार इजी लैंग्वेज में कोई एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद ये पढ़े तो समझ आएगा, डायरेक्ट पढ़े ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश समझ नहीं है, ऐसा भाषा यूज आता है। टर्म्स ऑफ द ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर, तो देखो चेयरपर्सन का क्या होगा भैया, एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, 3 ईयर्स, यहाँ पे लिखा होगा टर्म ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स ऑफिस, मतलब जब ऑफिस ज्वाइन करता है तो वहां से 3 साल, लेकिन 65 साल और 60 साल रेस्पेक्टिवली अध्यक्ष और सदस्यों का अपर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, क्लियर। अध्यक्ष देखो इन लोग रिजाइन कर सकते हैं इस ऑफिस फ्रॉम एट एनी टाइम, कब, लिखित में अपना जो त्याग पत्र है, किसको, द चेयरपर्सन और मेंबर लिखित में अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको, एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को त्याग पत्र दे सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। सैलरी एंड अलायंस कौन देगा, सैलरी एंड अलायंस पेएबल टू एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उतना मिलेगा जितना केंद्र सरकार बताएगा, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। और शैल बी राइट टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, मतलब कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यानी कि हानिकारक परिवर्तन उसके सैलरी में नहीं किया जाएगा। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, देखो इसको मैं इसी में अंग्रेजी में से बता देता हूं, उसको कब हटाया जाएगा, तो पढ़ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ द चेयरपर्सन में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी कि जो अध्यक्ष है उसको किस आधार पर अपने पद से हटाया जा सकता है, मिसबिहेवियर यानी कि कदाचार, साबित कदाचार, और दूसरा इनकैपेसिटी यानी कि अक्षमता, ठीक, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक, इस आधार पर हटा दिया जाएगा। और क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन डैश डैश द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर रिमूव फ्रॉम द ऑफिस द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर इफ द चेयरपर्सन और एज द केस में बी सच अदर मेंबर डैश डैश डैश, इतना सारी बातें दी गई है। कुल मिला के इसका सार मैं बताऊं, फिर मैं वापस हिंदी में आ जाऊंगा। धारा 7 क्या कहता है, पद से हटाने की बात करता है। ये जो ऊपर पहला पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, चेयरपर्सन के लिए यानी कि अध्यक्ष के लिए। क्या है कि अध्यक्ष को कदाचार और
अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, इसके आधार पर हटाया जा सकता है। फिर नीचे और जो पॉइंट दिए ना, ये दोनों के लिए है, ये चेयरपर्सन के लिए भी है, मेंबर के लिए भी है, अध्यक्ष के लिए भी है, सदस्य के लिए भी है। क्या क्या है कि अगर भैया वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, यानी कि बैंकरप्ट, या आप बोल सकते हो दिवालिया घोषित हो गया है, इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, यानी कि सवेतन, मतलब वेतन उसको मिल रहा है किसी दूसरे, एक अध्यक्ष बना हुआ है या सदस्य बन के काम कर रहा है और बाहर दूसरा और गवर्नमेंट जॉब दूसरा कर लिया, कहीं और ऐसा काम कर रहा है जैसे उसे सैलरी मिल रही है, तो भी हटाया जा सकता है। रेफ्यूजेस टू एक्ट, यानी कि काम करने से मना कर दे, और बिकम्स इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग, यानी कि असक्षम हो जाए काम करने से। मान चलो किसी के दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए किसी एक्सीडेंट में, क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा बस। इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो भी विकृत चित्त का हो जाए, इधर से स्क्रू ढीला हो जाए, एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अच्छा, विकृत चित्त का है, यानी कि अब पागल हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोले कौन डिसाइड करेगा। अब यहां पे सवाल अगर बने तो याद रखना, कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि सक्षम न्यायालय। कोर्ट बताएगा कि वो खिसक गया है कि नहीं खिसका है, यानी कि पागल है कि नहीं है। क्लियर। हाँ, भले मेडिकल रिपोर्ट्स को सहारा ले सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि सक्षम न्यायालय बताएगा। हैज स्वप यूज्ड हिज ऑफिस एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि भैया ऐसा काम कर दिया हो जो लोक हित में नहीं हो। अभी वापस आऊंगा ना हिंदी में, या अंग्रेजी में मैं बता दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। इज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू imprisonment for an offense which in the opinion of the central government involves moral turpitude, यानी कि कोई भी नैतिक मूल्य का हनन करते हुए कोई क्राइम कर दिया, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, और उसको सजा भी हुई हो, सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट मतलब उसको जेल भी हुआ हो, है ना, और ऐसा काम के लिए जो थोड़ा नैतिक मूल्यों को दरकिनार करके किया गया। इज विदाउट ऑब्टेनिंग लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द कमीशन, एब्सेंट फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द कमीशन, यानी कि अगर वो बिना आयोग के परमिशन के, बिना आयोग के परमिशन के 3 लगातार बैठक में, लगातार है कंसेक्यूटिव मीटिंग्स, 3 लगातार बैठक में गायब हो जाए। नो पर्सन शैल बी रिमूव्ड अंडर दिस सेक्शन अंटिल दैट पर्सन हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द मैटर, यानी कि ये जितने भी ये बात लिखे गए हैं उसमें से किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उसको उचित सुनवाई का मौका ना दे दिया जाए। इतनी सी बात क्लियर, एकदम मैं हिंदी इंग्लिश सब मैं बता दी जी, है ना, ठीक है। जितना हो पा रहा है ना सब चीज कर रहे हैं आपके लिए, हर एक तरीके से समझ आ जाए। मतलब एक मैं बात बता दूं, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा टीचर जो कभी कभार थोड़े कुछ बच्चे शिकायत कर देते हैं ना, तो दिल को ठेस पहुंच जाता है, तो हिंदी में नहीं बताया, तो इंग्लिश में नहीं बताया। अरे जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना कोई टीचर आपको नहीं बताया, एकदम कंप्लीट हिंदी कंप्लीट इंग्लिश। वो कितने साल से मैं एक्ट ही पढ़ रहा हूँ, 7-8 साल जब से पढ़ाना चालू किया ना। पहले पढ़ाना आसान था, क्यों, सेम सिलेबस रहता था, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, करंट अफेयर, बस यही, कंप्यूटर, बस इतना ही था। लेकिन जब से मैं पढ़ाना चालू करो ना, हर एक एक्ट को ही पढ़ रहे, तो शुरू में भैया थोड़ा माइंड खिसक जाता था, एक्ट को पढ़ पढ़ के हम विकृत चित्त के हो गए थे, लेकिन फिर उस भाषा को इजिली जज करने लग गया कि क्या लिखा हुआ है। मैं कंप्लीट हिंदी कंप्लीट इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, और थोड़ा बहुत जो रहता है उसको आप एडजस्ट कर लिया करो। कुछ नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हो सर ये पॉइंट बता दो, ये तो जितना बताता हूँ काफ़ी, उसके बाद आपको कुछ लगता है तो आप उसके लिए हाथ पेन चला सकते हो, ठीक है। चलो, यही दिया हुआ है जो मैं अभी बताया ना, धारा 7 दिवालिया घोषित हो जाता है, ये सब काम आप पढ़ लेना, है ना। धारा 8 देखते हैं, अध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद रिक्त किया जाना। देखो अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो सकता है, कैसे हो सकता है, 3 केस है। पहला रिजाइन कर दिया, दूसरा क्या है, धारा 7 सेक्शन 7 के तहत उसको हटा दिया गया, पद से हटा दिए। तीसरा क्या है, मर जाता है ना, मृत्यु जाती, मृत्यु लिख देते जी, मर जाना अच्छा नहीं लगता, मृत्यु हो गई। ऐसे केस में उसका क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। ये 3 केस में क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। पद रिक्त हो जाएगा तो 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज, इसको याद रखना, कौन फिर से अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो अपॉइंट करता है, तो अभी आकस्मिक रिक्ति को 90 दिन के भीतर नई नियुक्ति करके भरा जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। और जो नया अपॉइंटमेंट होगा ना, याद रखना वो शेष कार्यकाल के लिए ही काम करेगा, शेष समय के लिए, शेष कार्यकाल के लिए ही काम करेगा। जैसे 3 साल का कार्यकाल होता है, किसी ने 1 साल काम किया और वो मर गया, तो 2 साल बचे हुए काम के लिए ही नया पर्सन अपॉइंट होगा, वो करेगा। वही लिखा हुआ है, नियुक्त हुआ व्यक्ति शेष कार्यकाल के लिए ही काम करेगा, कार्य करेगा।
इतनी सी बात क्लियर है। धारा 9 क्या कहता है, देखो कभी कभार मान के चलो आयोग में कोई भी पद रिक्त है, कोई सदस्य नहीं है, चाहे वो हो सकता है रिजाइन दे दिया हो, उसको हटा दिया गया हो, मर गया हो, किसी भी केस के, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, मान के चलो वो नहीं है, तो कोई भी एक आदमी या दो आदमी के नहीं होने से बाकी कमीशन के काम इनवैलिड नहीं होंगे, इनवैलिड नहीं होंगे यानी कि वैलिड होंगे, इनवैलिड नहीं माने जाएंगे यानी कि वैलिड माने जाएंगे। आयोग में पद रिक्त होने के बाद भी शेष सदस्यों द्वारा किया गया कार्य मान्य होगा। क्लियर? चलो अब देखो कारोबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये कारोबार क्या है सर, ये संव्यवहार क्या है, प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ये क्या बिजनेस कर रहे हैं, अरे ऐसे समझो जो उनका काम काज है ना, डेली काम, आयोग बना है क्या करने के लिए, अपना काम करेगा तो वही उसका बिजनेस है। तो काम कैसे होगा, काम का संचालन कैसे होगा, वो इसमें बताया गया है, उसको समझ जाना। एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आयोग जब चाहे अपने कार्यालय में, कार्यालय कहाँ, दिल्ली में है ना, तो आयोग जब चाहे अपने कार्यालय में मीटिंग करवा सकेगा, वहीं मीटिंग होगा, बात होगा। मीटिंग कौन बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे, जब जब समझे वहां पे अधिवेशन करवा लेगा, यानी कि सम्मेलन होगा, यानी कि मीटिंग होगा, मीटिंग होगा। बस ध्यान रखना एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग के बीच में 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बाकी वो कभी भी मीटिंग करवा सकते हैं। अब जब कभी भी मीटिंग हो रहा है, जब कभी मीटिंग हो रहा है तो उसमें डिसीजन कैसे लेंगे, बहुमत से, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। जैसे 1+6 लोग हैं ना, तो 7 मेंबर हो गए जी, जरूरी नहीं कि सातों के साथ उपस्थित हो, कोई सकता कोई नहीं हो तो मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा कभी कभार क्या होता है, कभी कभार मान के चलो टोटल 6 लोग आए हैं, 3-3 करके वोट टाई हो गया, ऐसे में कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होगा, अध्यक्ष को होगा, यानी कि चेयरपर्सन को होगा। हो सकता है चेयरपर्सन उस दिन गायब हो तो किसी को पीठासीन अध्यक्ष बनाया जाता है, मतलब अपने आपस में मेंबर में से बीच में से किसी एक को उन लोग खुद अध्यक्ष बनाते हैं, तो वो फिर कास्टिंग वोट डालेगा। एक यही सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं धारा 10 में। कोरम, ऐसे देशों में कोरम क्या होगा, कोरम वो होगा या ऐसे रूल्स का पालन होगा जो केंद्र सरकार बनाएगा, तो उसको नहीं पढ़ना अपने को, बस केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, ये जितने भी आयोग में ये जो मीटिंग हो रहा है, जिसके सभी आदेश हैं, सभी आदेश मीटिंग में जो भी फैसले हो रहे हैं, सबको जो सचिव है, सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद हो गया, सदस्य सचिव है, वो क्या करेगा, अधिप्रमाणित करेगा। अधिप्रमाणित मतलब उसको ठीक है प्रमाणित कर रहा है, उसको सर्टिफाई कर रहा है कि हाँ ये फैसले लिए, सर्टिफाई मतलब साइन करा, हाँ ठीक ठीक ये फैसले लिए गए, ये आदेश दिए गए थे, सर्टिफाई करेगा। और सदस्य सचिव नहीं है तो सदस्य सचिव के द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति को, यानी कि वो किसी अधिकारी को बोला होगा कि ये काम तुम करोगे तो वो करेगा। क्लियर? तो ये धारा 10 तक इस क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में पूरा हम सभी धारा को खत्म कर लेंगे, और जो शुरू में स्टार्टिंग का पॉइंट मैंने बताया हुआ है ना, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है।